अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेसन 33 से 35 तक कवर करेंगे। इससे पहले जो है वो लेसन 31 और 32 को कवर किया था। थोड़ा लेंथी था, इस वजह से उस वीडियो लेक्चर में जस्ट मैंने 2 लेसन कवर किए थे। ठीक है, कोशिश यही होगी कि आज के वीडियो लेक्चर में तीनों जो रिमेनिंग लेसन्स रह गए हैं उनको कवर कर लिया जाए। ठीक है, तो जो हमारा मेन टाइटल है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रिंग टेस्ट। सो ये लेसन बेसिकली बताता क्या है, ये लेसन बताता है कि टेस्ट को प्रॉपरली कंडक्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने अच्छी प्लानिंग की हो, अच्छी आइटम्स लिखी हो, लेकिन टेस्ट जो है वो सही तरीके से आपने कंडक्ट ना किया हो, तो इससे क्या होता है, सारी की सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है। ठीक है, तो आज के इस लेसन में हमने यही चीज़ें सारी स्टडी करनी है। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक 114, ICC इन IRT यानी कि आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी में हमने आइटम करेक्टरिस्टिक्स कर्व के बारे में स्टडी करना है। सो हमने पहले सीखा था कि ICC से पता चलता है आइटम किस लेवल के स्टूडेंट के लिए अप्रोप्रिएट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फोकस है टेस्ट के कंडक्ट करने पे। ठीक है, अगर टेस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो, जैसे कि आप कह लें चीटिंग की प्रॉब्लम या पुअर टेस्टिंग कंडीशन, टेस्ट एंग्जाइटी हो गई, एरर हो सकते हैं। ठीक है, स्कोरिंग एरर जिसको बोलते हैं ना, वो एरर, तो इस तरह की चीज़ें अगर हैं, ठीक है, यानी कि टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है, तो टेस्ट का रिज़ल्ट मोस्टली गलत हो सकता है। ठीक है, और फिर उस रिज़ल्ट पर करिकुलम या इंस्ट्रक्शन प्लान करना बेकार होगा। इस टेस्ट की बेस पे फिर आप कोई करिकुलम या कुछ भी प्लान करते हैं तो वो स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने हमें 3 स्ट्रेटजीज़ बताई हैं टू सॉल्व दीज इश्यूज़। ठीक है, इन इश्यूज़ को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टू स्टॉप चीटिंग। ठीक है, आपके पास एटलीस्ट ऐसा स्टाफ होना चाहिए कि जो चीटिंग को प्रमोट ना करे। दूसरा क्या है कि कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए फॉर टेस्टिंग। ऐसा ना हो कि बच्चों के ऊपर टीचर्स का प्रेशर हो और बच्चे ठीक से एग्ज़ाम ना दे सकें या टेस्ट ना दे सकें। उसके अलावा क्या है कि क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए एंड काम एटमोसफियर होना चाहिए टू रिड्यूस एंग्जाइटी। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रेटजीज जो से आप इस इशू को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत सिंपल वे में आप लोगों को स्ट्रेटजीज बताई हैं, आपने एज इट इज़ जिस तरह मैंने बताई हैं उस तरह लिख देनी है। बाकी आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं, हाईलाइटेड लाइंस को आप पढ़ सकते हैं, आपको वहाँ से भी समझ आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल टॉपिक 114 था। अब हम मूव करते हैं टॉपिक 115 पे। यहाँ पे असेंबलिंग टेस्ट के बारे में बताया गया है, रिकॉर्डिंग आइटम्स। सो टेस्ट आइटम को रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर क्वेश्चन का प्रॉपर कार्ड बनाओ जिसमें ये इन्फॉर्मेशन हो, जैसे कि आप कह लें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके अलावा डिफ़िकल्टी लेवल होता है। अब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये क्वेश्चन किस लर्निंग गोल से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें ये बेसिकली टीचर्स के लिए हेल्पफुल होती हैं कि टेस्ट आइटम को रिकॉर्ड कर लें वो। ठीक है, हर क्वेश्चन का प्रॉपर जो है वो कार्ड बनाएं जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो इस तरह से होनी चाहिए, जिस तरह आप कह लें कि पहले तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लाइक ये क्वेश्चन किस लर्निंग गोल से रिलेटेड है। ठीक है, किस स्पेसिफिक स्किल या नॉलेज को टेस्ट करता है, वो सारी चीज़ें। दूसरा क्या होता है, डिफ़िकल्टी लेवल, यानी कि क्वेश्चन ईजी है, मीडियम है या हार्ड है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, यानी कि क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग और वीक स्टूडेंट्स को कितना ज़्यादा डिफरेंशिएट करता है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। और किस टॉपिक से क्वेश्चन है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के पास जो है वो उस कार्ड पे लिखी होनी चाहिए, यानी कि रिकॉर्ड होना चाहिए पूरा। सो ये रिकॉर्ड जो होता है वो फ्यूचर में टेस्ट बनाते हुए हेल्प करता है टीचर्स को। ठीक है, उसके अलावा अगर हम मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पे, जो क्या टॉपिक 116, पैकिंग द टेस्ट। अब इसमें क्या वो बताते हैं कि अब अगर देखा जाए तो टेस्ट तैयार है, तो उसे पैक यानी कि ऑर्गेनाइज कैसे करना है आपने। उसके लिए एक तो सेम फॉर्मेट के क्वेश्चन जो हैं वो आप एक साथ रखें। दूसरा क्या है कि इजी से हार्ड क्वेश्चंस जो है उनको अरेंज करें, यानी कि यहाँ पे अब आप पैकिंग कर रहे हैं ना टेस्ट की। ठीक है, आपने अब सारी चीज़ों को एक तरह से ऑर्गेनाइज करना है, तो सेम फॉर्मेट के क्वेश्चंस जो हैं उनको एक साथ रखें, इजी से हार्ड क्वेश्चंस अरेंज करें। उसके अलावा आइटम्स और उनके ऑप्शन सेम पेज पे हो, डायग्राम क्वेश्चन के पास हो। ठीक है, रैंडम आंसर्स की बनाएं, उसके अलावा स्पेस दें स्टूडेंट को डिटेल के लिए कि वो यहाँ पे डिटेल लिख सकते हैं। ऐसा ना हो कि बहुत थोड़ी सी जगह और क्वेश्चन जो है वो आपने अपने लेंथी वे में पूछा हो। दूसरा क्या है कि क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखें, हर क्वेश्चन के लिए स्पेस जो है वो प्रॉपर दें। ये सारे स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, आपने एज इट इज़ इन स्टेप्स को पढ़ लेना है। उसके अलावा क्या है कि प्रूफ रीडिंग करें, ग्रामर, टाइपो एरर जो है उन सबको आपने करेक्ट करके लिखना है। और एट द एंड क्या है कि हर क्वेश्चन के लिए आपने प्रॉपर वो स्पेस देनी है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं कि आप जब टेस्ट को ऑर्गेनाइज करें तो आप जो है वो किस तरह से टेस्ट को ऑर्गेनाइज करें, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनको आप फॉलो करें, तो इस तरह से आप इजीली टेस्ट की पैकिंग कर सकते हैं।
देन टॉपिक हमारे पास 117 आ जाता है। यहाँ पे भी पैकिंग द टेस्ट बताया हुआ है कि और थोड़ी डिटेल में जो है वो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि लाइंस और क्वेश्चंस के बीच में जो है वो इनफ स्पेस दें, फ़ॉन्ट जो है वो रीडेबल होना चाहिए, आंसर लिखने की जगह होनी चाहिए, डायग्राम और उनके रिलेटेड सवाल आ जाओ सेम पेज पर होने चाहिए। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी बताई हुई हैं, ठीक है। आप लोग इनको पढ़ सकते हैं और अगर इन केस आप लोगों से पूछा जाए तो वो आपने एज इट इज़ लिख देना है। सम टाइम ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल लेसन 33 था। अब हम मूव करते हैं लेसन 34 पे। इस लेसन के भी हमारे पास टोटल 3 टॉपिक्स हैं। ईजी है ये भी लेसन। इस वाले लेसन में हम बात करेंगे टेस्ट को असेंबल और रिप्रोड्यूस करने के फाइनल पॉइंट्स पर, ठीक है। यानी कि आप कह लें टेस्ट बन गया है, अब उसे प्रॉपरली पैक करना है, उसकी फ़ोटोकॉपी जो है रिप्रोड्यूस कैसे करना होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने इस वाले लेसन में सीखनी है, ठीक है। टॉपिक 118 देख लेते हैं, पैकिंग द टेस्ट। यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक उन्होंने बताया हुआ है रैंडमनेस ऑफ आंसर की। इस वाले टॉपिक में जो है वो हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो 6, 7 और 8 लिखा हुआ है बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं पैकिंग द टेस्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट है। एक तो वो कहता है रैंडमनेस ऑफ आंसर की, मतलब कि मेक श्योर के करेक्ट आंसर्स जो है वो रैंडमली स्प्रेड हों, ठीक है। A B C D सब ऑप्शंस जो है वो यूज़ हों, मतलब कि कह लें कि ऐसा ना हो हर दूसरा क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर सिर्फ B हो, बल्कि आप डिफरेंट ऑप्शंस यूज़ करें। किसी का आंसर A होना चाहिए, किसी का C होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट गैस रखते हैं कि जिसका आंसर नहीं पता होगा उसमें हम B ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है B ऑप्शन ठीक होता है। तो इसके बारे में वो बता रहे हैं कि रैंडमनेस ऑफ आंसर की मतलब कि मेक श्योर कि हर ऑप्शन जो है वो यूज़ हो रहा हो, सिर्फ एक ऑप्शन जो है वो बार बार करेक्ट ना हो, वरना क्या होगा कि स्टूडेंट जो है वो गेस कर लेंगे। और हर ऑप्शन का फेयर यूज़ होना चाहिए ताकि टेस्ट जो है वो बैलेंस्ड हो, ठीक है। उसके अलावा 7th पॉइंट पे वो बताते हैं हाउ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड आंसर्स। इस वाले पॉइंट में वो बताते हैं कि डिसाइड पहले से करें कि स्टूडेंट जो है वो सेम पेज पे ही आंसर लिखेगा या अलग आंसर शीट भी यूज़ कर सकता है। आगे लिखा है उन्होंने ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी अटेम्प्ट विद क्लैरिटी। तो इसका मतलब है कि अगर आप स्टूडेंट्स को क्लियर कर देंगे कि उन्हें सेपरेट शीट पे लिखना है या सेम शीट पे लिखना है, तो इस तरह से यूनिफॉर्मिटी आती है, मतलब कि सब स्टूडेंट्स का जो एक फॉर्मेट होता है लिखने का वो सेम होता है और इससे जो चेक करने वाले होते हैं उनको भी आसानी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है। उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है उसमें वो बताते हैं स्पेस फॉर टेस्ट टेकर्स डिटेल, मतलब कि नेम, रोल नंबर वगैरह लिखने की प्रॉपर जगह होनी चाहिए। इससे टेस्ट की जो पार्ट्स हैं उनको कंबाइन करना ईजी होता है, आइडेंटिफिकेशन इसमें आसान होती है, ठीक है। टॉपिक 119 देख लेते हैं। यहाँ पे भी पैकिंग द टेस्ट पार्ट 4 बताया हुआ है। सो फर्स्ट पॉइंट पे वो बताते हैं प्रूफ रीडिंग द टेस्ट, मतलब कि ग्रामर और स्पेलिंग चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होते, टाइम वेस्ट नहीं होता और कॉन्फिडेंस उनका बढ़ता है। तो आप जो है वो टेस्ट देने से पहले ये मेक श्योर करें कि टेस्ट में कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। उसके अलावा 10th पॉइंट जो उसमें वो बताते हैं टेस्ट डायरेक्शंस, मतलब कि क्लियर इंस्ट्रक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टूडेंट को पता होता है कि क्या उनसे एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। लाइक अगर उन्होंने सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली तो इससे क्या होगा कि ऑब्वियसली उन्हें पता चल जाएगा कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा टाइम मैनेज करने में उनको हेल्प मिलती है इस तरह से कि इतने घंटे में अच्छा जी हमारा एग्ज़ाम हो जाना है, उनको इंस्ट्रक्शन से पता चल गया तो वो इस तरह से आंसर लिख लेंगे जल्दी। उसके अलावा स्कोरिंग पॉलिसी भी जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का है, ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। उसके अलावा टॉपिक 120 की अगर हम बात करें, इसमें बताया हुआ है रिप्रोड्यूसिंग द टेस्ट। यहाँ पे क्या करना होता है, आपने फोटोकॉपीज़ जो है उनकी तरफ जाना होता है। लाइक टेस्ट जो है उसको रिप्रोड्यूस करना होता है। सो स्कूल्स में मोस्टली फ़ोटोकॉपी मशीन से टेस्ट बनाए जाते हैं। इस प्रोसेस को भी जो है वो केयरफुली हैंडल करना चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं फॉर रिप्रोड्यूसिंग द टेस्ट। तो फर्स्ट वाला स्टेप है नोइंग द फोटोकॉपिंग मशीन, मतलब कि ऑपरेटर को मशीन का यूज़ अच्छी तरह आना चाहिए, ठीक है। कि टोनर क्वालिटी ठीक हो, मशीन जो है वो ऑटोमेटिक हो तो टाइम मोस्टली बचता है, हर कॉपी जो है वो क्लियरली रीडेबल होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो है वो पता होना चाहिए ऑपरेटर को। उसके अलावा कॉपिंग द इंस्ट्रक्शन, मतलब कि हर 19th कॉपी को रैंडमली चेक करो फॉर क्वालिटी। ऐसा ना हो कि आपने बहुत सारी कॉपीज करवा ली और बाद में आपको पता चल रहा है जी कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो वो बताते हैं यहाँ पे कि 19th कॉपी जो है उसको रैंडमली चेक करें फॉर क्वालिटी। पेपर साइज, पेज ऑर्डर, मार्जिन वगैरह और ये सब जो है वो क्लियरली डिफाइन करें। जितनी कॉपीज चाहिए उतनी अच्छे से रेडी करें विदाउट मिस्टेक्स। तो ये यहाँ पे बताया हुआ है। उसके अलावा लास्ट वन क्या है, फिलिंग द ओरिजिनल
टेस्ट, मतलब कि एक मास्टर कॉपी जो है उसको संभाल के रखें ताकि दोबारा यूज़ हो सके। तो ये हमारा ओवरऑल लेसन था। जस्ट ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इनको आपने याद रखना है। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट लेसन पे, जो कि हमारा फाइनल लेसन यानी कि लेसन 35। इस लेसन में हम बात करेंगे कि टेस्ट को कंडक्ट करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, टेस्ट बन गया, अब उसे स्मूथली और फेयरली आपने कंडक्ट करना है, सब टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो किन बातों का आपको ख्याल रखना है वो सारी चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ेंगे। टॉपिक 121 देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया थिंग्स टू रिमेंबर पार्ट 1। सो पहला पॉइंट तो बताते हैं कि मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है जिसको यहाँ पे उन्होंने विद स्टेप्स दिया हुआ है। ठीक है, ये जितने स्टेप यहाँ पे बताए हुए हैं सबको वो एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। पहले हम पहला स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पे बताया हुआ मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। इसमें क्या है कि आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है उसको मेंटेन करना है, मतलब कि आप स्टूडेंट्स को बताओ कि टेस्ट उन्हीं चीज़ों से है जो उनको पढ़ाई गई हैं। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम समझें, हेल्प करें उनको एंग्जाइटी दूर करने में। ठीक है, और नेगेटिव लोगों को दूर रखें जो एटमॉस्फेयर ख़राब करते हैं। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ पे एक टीचर तो ऐसा लाजमी होता है कि जिसका काम सिर्फ होता है कि उसने बोलना है और बस बोलना है और दिमाग खाना है। आई डोंट नो वाई ऐसे टीचर्स क्यों होते हैं, बट इस तरह के टीचर्स अगर हो ना तो आप कभी भी जो है वो अच्छा पेपर तो दे ही नहीं सकते, आप जितनी मर्जी तैयारी करके आ जाएं। उसके अलावा क्या है नेक्स्ट पॉइंट वो बताते हैं मैक्सिमाइज अचीवमेंट मोटिवेशन, मतलब उनको आपने जो है मोटिवेट करना है, इनकरेज करें कि वो अपना बेस्ट परफॉर्म करें स्टूडेंट्स। उसके अलावा उनका फेयर कम करें, उनको सीरियस लेने का कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनको बताएं कि उनकी मेहनत जो है उसका उनको फ़ायदा होगा और होता है। ठीक है, उसके अलावा मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है 122। यहाँ पे भी उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं जिनको आपने याद रखना है। वही पॉइंट्स मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि ये सारे पॉइंट्स जो उनको वो एक्सप्लेन करेंगे। तो थर्ड पॉइंट क्या है, इक्वलाइज एडवांटेजेस, वो यहाँ पे वो बता रहे हैं। सो इसमें वो क्या बताते हैं कि सब स्टूडेंट्स के लिए जो है वो फेयर बनाएं टेस्ट को। सो उसके लिए क्या करना है आपने कि गेसिंग जो है उसको डिस्करेज करें, मल्टीपल या ब्लैंक आंसर जो है उसको डिस्करेज करें। उसके अलावा क्लियर करें, इजी क्वेश्चन जो है वो पहले करना है, टफ आपने बाद में करना है। ठीक है, और लास्ट वन क्या है कि पेपर फिनिश होने के बाद रीड अगेन करना है, वो भी आप बताएं उनको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्थ पॉइंट, जो कि यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट जो इसमें देखे क्या है, अवॉइड सरप्राइजेस। ठीक है, तो ये जो सरप्राइज टेस्ट होता था, ओ माय गॉड, सरप्राइज टेस्ट जो है इसके ऊपर सवाल आता है कि ये जो है पहले से स्टूडेंट को बताएं कि टेस्ट होने वाला है, सरप्राइज टेस्ट मत लें। सरप्राइज टेस्ट लेने से जो है वो अवॉइड करें, पहले से स्टूडेंट को बताएं कि टेस्ट होने वाला है। ठीक है, उनको पेपर फॉर्मेट और प्रेपरेशन का तरीका उनको क्लियर करें। उसके अलावा इससे परफॉर्मेंस भी उनकी स्टेबल रहेगी, तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को क्लियर करें। टॉपिक 123 आ जाता है। यहाँ पे बताया हुआ क्लैरिटी द रूल्स। ठीक है, ये फिफ्थ पॉइंट है। सो यहाँ पे वो बताते हैं कि टाइम लिमिट क्या है, किसी स्टूडेंट को स्पेशल फैसिलिटी चाहिए हो तो उसका सेटअप क्या होगा। उसके अलावा किसी से बात करना, चीज़ें बोरो करना अलाउ है या नहीं, वो सारी चीज़ें क्लियर करें। देन रोटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर्स आ जाता है। मतलब क्या है कि जब आप टेस्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूट करें तो सेम तरीका हर बार ना यूज़ करें, थोड़ा रोटेशन या वेरिएशन लाएं। फॉर एग्जाम्पल आप कह लें कि कभी लेफ़्ट टू राइट पेपर्स दें, कभी राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, कभी फ्रंट रो से स्टार्ट करें, कभी बैक रो से। एक ही टीचर सबको जो है पेपर ना दे, बल्कि कि अलग अलग लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट करें। सो सब स्टूडेंट को एक ही वक्त में जो है पेपर मिले और वो टेस्ट सेम टाइम में स्टार्ट कर सके। तो इन चीज़ों के बारे में वो बता रहे हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए किया है कि इन वर्ड्स में भी आप लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से बताना ज़रूरी था। वही पॉइंट्स यहाँ पे उन्होंने बहुत सिंपल वे में लिखे हैं कि लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, तो मे बी आप लोगों को इस चीज़ की समझ ना आती। सो ये सारी चीज़ें करना क्यों ज़रूरी है, ताकि उनको जो अनफेयर एडवांटेज ना मिल सके किसी स्टूडेंट को। ये ना हो कि कुछ स्टूडेंट्स जो है उनको टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाए पेपर जल्दी मिलने की वजह, कुछ को जो है वो कम मिल सके। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये एक टेक्निक जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा सेवंथ पॉइंट क्या है कि रिमाइंड स्टूडेंट्स टू चेक देयर कॉपीज़, मतलब कि पेपर सही ऑर्डर में हैं कि नहीं है, वो सारी चीज़ें देखें। उसके अलावा सब पेजेस हैं या मिसिंग है वो स्टूडेंट्स को बताएं कि उन्हें पहले पेपर से देखनी है ये सारी चीज़ें। उसके अलावा उनसे पूछें कि प्रिंट क्लियर है कि नहीं है, वो देख के आप चेक करके बताएं। अगर इशू हो तो टेस्ट से पहले आप उसको रिप्लेस करवा दें और अपना नाम एंड डेट लिखना ना भूलें, ये भी आप स्टूडेंट्स को बताएं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास टॉपिक 124 आ जाता है। यहाँ पे भी थिंग्स टू रिमेंबर पॉइंट 8 आ जाता है। तो पहले इस पॉइंट को देख लेते हैं। वो बताते हैं कि टेस्ट स्टार्ट होने के बाद कोई इंस्ट्रक्शन या चीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ना करें, चीज़ डिस्ट्रीब्यूट ना करें। उसके अलावा बाहर अंदर जो मूवमेंट है उसको अवॉइड करें और इन्विजिलेटर जो है वो चुप रहें, नो साइड टॉक। ठीक है,
उसके अलावा वो बताते हैं कि टाइम वार्निंग एंड टेस्ट कलेक्शन, मतलब टाइम रिमाइंडर्स जो हैं वो दें, हाफ टाइम है या 30-55 मिनट्स लेफ़्ट, वो सारी चीज़ें आपने स्टूडेंट्स को बताते जाना है। शॉर्ट और क्लियर अनाउंसमेंट करें। एंड में स्टॉप राइटिंग का भी आपने कहना है। उसके अलावा पेपर उसी ऑर्डर में कलेक्ट करें जिसमें आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जो इन्विजिलेटर है, ठीक है, उसको टेस्ट हॉल का फुल कंट्रोल देना चाहिए। उनका काम जो है वो खामोशी और फेयरनेस मेंटेन करना है। सो वो देखें कि कोई चीटिंग ना हो, कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो, वो सारी चीज़ें उनको मेंटेन करनी है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। अगर कोई पॉइंट रह जाए, कोई चीज़ रह जाए, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लास्ट वाले जो 5 लेसन है उसको कंप्लीट करेंगे। देन हमारी बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर लेक्चर आप लोगों के लिए अच्छे थे तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो किसी को दुआओं में याद रखना होता है, ताकि उसका ये जहान भी अच्छा रहे और अगले जहान में भी जो है उसके लिए आसानियाँ पैदा हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगी कि दुआ जो है वो दे दिया करें। अगर आप लोगों के लिए कुछ भी अच्छा हो या कोई भी पर्सन आपके लिए अच्छा करे, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो दुआ देना होता है। तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। जितनी अच्छी दुआ आप दे सकें लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।